जी लेबर हम पढ़ रहे थे, याद है कुछ के भूल गए जी। जी सर, ओके, थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी लेबर के बारे में। हमने लेबर का चैप्टर स्टार्ट किया था और लेबर के चैप्टर में जो बातें हुई थी वो थोड़ी सी रिपीट कर लेते हैं। बात शुरू हुई थी जी सबसे पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट से, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था कि वो डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है। इसके अंदर था कि हमने अपनी जो ऑर्डर क्वांटिटी या ऑर्डर साइज़ है उसको डिस्क्राइब करना होता था, और मकसद हमारा होता था कि इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है वो हमारी मिनिमम से मिनिमम रहे। तो उसके हिसाब से हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा। फिर हम आए कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक था। फिर हम आए कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमने पढ़ी, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर हमने पीरियोडिक परपेचुअल पढ़ा, और उनके अंदर जो है फर्दर हमने FIFO वेटेड एवरेज पढ़ा। मैकेनिज़्म क्या था? मैकेनिज़्म इस तरीके से था कि असल मकसद है हमारा इन्वेंट्री की कॉस्ट को जो है वो आइडेंटिफाई करना, और इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर हम ये पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि टोटल 3 चीज़ें शामिल होती हैं, एक मटीरियल, एक लेबर और ओवरहेड्स। मटेरियल जब हमने पढ़ा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा। वैल्यूएशन के अंदर जब हमने मटेरियल की बात की तो इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होनी चाहिए जो कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर शामिल हो, और उसमें हमने एक पूरा लेजर बनाया था, और इस तरीके से बनाया था कि सबसे पहले हमारे पास एक मटेरियल का लेजर बनता है, फिर वहाँ से बात चलती है जी वर्क इन प्रोसेस से, और वर्क इन प्रोसेस में बात आकर पहुँचती है जी फिनिश गुड्स के अंदर। जब आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो एंट्री आपकी होती है जी डेबिट मटेरियल और क्रेडिट कैश या पेबल, और वो अमाउंट आप यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो आप अमाउंट लिखते हैं, ये अमाउंट यहाँ पर कैसे आएगी या इस अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे होगी, इसके लिए हमने IAS 2 का सहारा लिया था, और उसके अंदर हमारी जितनी भी इन्वेंट्री की परचेज कॉस्ट है वो प्लस जितनी भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट थी, जिसके अंदर हमने सारी बात की थी फ्रेट समथिंग लाइक दैट, वो तमाम कॉस्ट जो थी वो इसके अंदर शामिल थी। तो ये चीज़ जो है वो इस तरीके से आई थी। उसके बाद फिर हमने इन्वेंट्री को इशू किया था वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल को इशू किया था वर्क इन प्रोसेस के अंदर, यानी एक अमाउंट यहाँ से निकली थी और यहाँ पर आके ऐड हुई थी। अब ये जो अमाउंट यहाँ से निकल के यहाँ पर ऐड हुई थी, ये बेसिकली FIFO या फिर वेटेड एवरेज के प्रिंसिपल्स के तहत जो है वो यहाँ पर आई थी। ऐसे ही था, ये सब बातें याद है आप लोगों को? ओके, यहाँ पर हमने FIFO और वेटेड एवरेज का इस्तेमाल किया था। उसके बाद फिर हमने एक चीज़ इसके अंदर और ऐड की थी, लेबर, कि सिर्फ हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर मटेरियल शामिल नहीं होता बल्कि लेबर भी शामिल होती है, यानी जो लोग इन्वेंट्री को बना रहे हैं उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं वो भी हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बननी चाहिए। तो फिर हम क्या करते थे कि हम जब हेड ऑफिस से सैलरी पे होती थी या फैक्ट्री वर्कर्स को जब वेज पे होती थी, तो हेड ऑफिस वालों को ये नहीं पता होता कि हमने इस एक्सपेंस का क्या करना है, तो वो इसको डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट क्या करते हैं जी, कैश, और वो यहाँ पर लेबर के लेजर में इसको डेबिट करते हैं। जब ये बात फैक्ट्री वालों को पता लगती है कि जी इन्होंने तमाम एक्सपेंस जो है वो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट कर दिए हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा भाई, ये जो आपने खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट कर दिया, ये एक्सपेंस आउट नहीं होना था बल्कि ये इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनना था। तो आप इस एक्सपेंस को करें रिवर्स, तो आपने जो लेबर एक्सपेंस डेबिट किया हुआ है आप इसको करेंगे क्रेडिट, वापस क्रेडिट हो जाएगा, और आप करेंगे डेबिट वर्क इन प्रोसेस, और इसको भी यहां पर लाके आप शामिल करेंगे। ठीक होगी बात? इसी तरीके से जब तीसरा लेजर ओवरहेड्स का बनेगा, वो ओवरहेड्स के चैप्टर में बनाऊंगा, अभी नहीं बना रहा, तो वो तीसरी कॉस्ट यहां पर आके ऐड होगी। फिलहाल एज्यूम करें बस यही दो कॉस्ट है। अब ये दो कॉस्ट मिसाल के तौर पे 100 ये और 50 ये, अब ये 150 रुपए की चीजें बनी, और 150 रुपए की चीजें वर्क इन प्रोसेस से निकल के अब आपके फिनिश गुड्स का पार्ट बन गई, और यहीं तक हम पहुंचना चाह रहे थे कि हमारी जो इन्वेंट्री बनी है उसकी असल में कॉस्ट क्या है। असल में हमने ये निकालना है। अब ये 150 कहाँ से आया? ये 100 और 50 को मिलाकर आया। 50 किधर से आया? 50 यहाँ से आया, और 100 यहाँ से आया। अब जाहिर बात है, जब तक आप ये 100 सही कैलकुलेट नहीं करेंगे मटेरियल से गलत अमाउंट निकलेगी, और अगर मटेरियल से गलत अमाउंट निकलेगी तो फिनिश गुड्स के अंदर भी गलत अमाउंट जाकर ऐड होगी। तो इसका मतलब है कि ये पूरा एक साइकिल है। अगर आपने शुरू से ही मटेरियल की अमाउंट गलत यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी तो एंड तक जो उसका इम्पैक्ट जाएगा वो भी गलत होगा।
बात समझ आती है। इसी तरीके से अगर आपने लेबर की ये जो 50 की कैलकुलेशन है, ये 50 की कैलकुलेशन कैसे हुई होगी? जाहिर बात है हमने जो यहाँ पे अभी आगे पढ़ चुके हैं, पर आवर रेट की बेस पे कैलकुलेशन होगी, ठीक है, या फिर पीस रेट पीस वर्क की बेस पे होगी, या फिर दो ही हैं, सैलरी को छोड़ें वो तो फिक्स्ड ओवरहेड्स में चली जाती है, तो यही दो ऑप्शंस होंगी, उनकी बेस पे ये कैलकुलेशन निकली होगी। कुछ ओवरटाइम भी हो सकता है, फिर कुछ बोनस पेमेंट्स भी हो सकती हैं, ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने ये 50 गलत निकाला तो इसका मतलब है इन्वेंट्री की कॉस्ट में भी गलत आया और आपकी जो फिनिश गुड्स की कॉस्टिंग हुई है वो भी गलत होगी, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल है जो कि अभी तक यहाँ तक चल रहा है, जो कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक होगी बात। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? जो हम पढ़ रहे हैं जो एक पूरा साइकिल, मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये साइकिल आपको पता होना चाहिए और कि ये चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। एक चीज़ और, मैंने तो एक एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखी है, हो सकता है कि ट्रांजैक्शन यहाँ पे एक वाली एक और हो जाए, एक ट्रांजैक्शन 200 वाली हो जाए, और यहाँ से अभी तो मैंने 100 वाला 100 का निकाल दिया, हो सकता है इसके बाद मैं 180 वाला निकाल दूँ। अब ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आते हुए मुझे पता है कि अगर 5 है तो इस 180 में पहले 150 शामिल है और फिर इसमें से 30 शामिल है, तो 5 वेटेड एवरेज यहाँ पर तो हो गया। लेकिन वर्क इन प्रोसेस के अंदर भी ना अब जरा खिचड़ी पक जाएगी। वर्क इन प्रोसेस के अंदर भी अब डिफरेंट तरह का मटेरियल शामिल होना शुरू हो गया है। अब सवाल यह है कि जब वर्क इन प्रोसेस से चीज़ें फिनिश गुड्स में आकर एंटर होंगी तो फिर क्या करूँगा मैं? ये भी तो डिफरेंट रेट्स वाली होंगी, पहले 150 वाली आ गई, फिर 200 वाली आ गई, फिर 130 वाली आ गई, फिर 500 वाली आ गई, ऐसा हो सकता है ना। पीछे कॉस्ट जैसे जैसे चेंज होती रहेगी, इसके अंदर जो चीज़ें एंटर हो रही हैं वो भी चेंज होती जाएंगी, ऐसे ही है। तो फिर जब आप इन चीज़ों को सेल करके कॉस्ट ऑफ सेल में लेकर आएंगे तो यहाँ से जो अमाउंट्स निकल के यहाँ पर आएंगी, सर पहले क्या 150 वाली निकलेगी, फिर 200 वाली निकलेगी, फिर 130 वाली निकलेगी? डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड इस पे करता है कि आप FIFO यूज़ कर रहे हैं या वेटेड एवरेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक होगी बात। तो इसका मतलब है FIFO वेटेड एवरेज 2 दफ़ा लगेगा, एक दफ़ा जब आप मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस में इशू कर रहे होंगे और एक दफ़ा जब आप फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाकर चीज़ों को चार्ज आउट कर रहे होंगे। बात सबको समझ आ गई? ओके। उसके बाद बात हुई थी आपके साथ NRV की, ये मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बातें कर रहा हूँ सारी आपके साथ। NRV के अंदर किसी को कोई इशू? NRV में तो कोई इशू नहीं है, सिंपल सा IS2 का कॉन्सेप्ट है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV दोनों में से जो लोअर होगी उस पर आपने अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है। अब ये रॉ मटेरियल के लिए भी हो सकता है, अब ये वर्क इन प्रोसेस के लिए भी हो सकता है, अब ये फिनिश गुड के लिए भी हो सकता है। तीनों की NRV अलग-अलग कैलकुलेट हो सकती है। लेकिन एक बात ये तय है, ये कंफर्म है कि जो इन्वेंट्री साल के आखिर में आपके पास इन हैंड होती है, NRV हमेशा उसी की ही कैलकुलेट होती है। साल के दौरान अगर उसने आपको कह दिया कि भाई ये चीज़ डैमेज हो गई, हमने सेल कर दी, उसकी NRV का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली कैलकुलेशन साल के आखिर में ही होनी है और वो इन्वेंट्री तो साल के आखिर में है ही नहीं। और ऐसा हमने एक दो सवालों में किया भी था, आपको याद होगा, वो सोलर पैनल वाला सवाल था। साल के दौरान हमारे 50 पैनल गालिबन डैमेज हो गए थे और वो हमने बेच दिए थे, तो साल के आखिर में तो वो मौजूद ही नहीं थे, तो उसकी NRV भी हमने चेक नहीं की थी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने इंट्रो में पढ़ा होगा, ये लाजमी पढ़ा होगा और आपको याद भी शायद आ जाएगा। अगर रॉ मटेरियल की NRV कम हो गई है, मैं मिसाल देता हूं, लेट्स अज्यूम मेरे पास एक रॉ मटेरियल मौजूद था, उसकी कॉस्ट मेरी किताबों में आ रही है 100, लेकिन उसकी NRV कैलकुलेट होती है 80, क्या मुझे इसको राइट डाउन कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए, ना वाली क्या बात है, कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। लेकिन वो आगे बात करता है कि इस रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनेगी उसकी कॉस्ट होगी 100 और उसकी NRV होगी 150। अब बताइए क्या इस तरह की कोई बात हमने पढ़ी हुई है क्या? नहीं, ये कहां पढ़ी है? इंट्रो में पढ़ी है। क्या पढ़ी है बात? ये क्या बात थी ये? यार समीर एक गिलास देना जरा, गिलास बल्कि उठा ही लिया किसी ने, एक गिलास मुझे देना पानी वाला जी। क्या बात पढ़ी है ये? इस तरह का कोई रूल पढ़ा हुआ है क्या? नहीं, कि नहीं पढ़ा हुआ? अल्लाह पूछेगा आप सबसे। इंट्रो वालों पास किया हुआ है, PRC पास है हम, माशाल्लाह क्वालिफाइड लोग हैं हम, नामों के आगे कॉमा PRC भी लगाया हुआ है कुछ लोगों ने। जी बताइए क्या रूल था ये? भाईजान रूल ये था कि अगर आपकी रॉ मटेरियल की NRV गिर गई है लेकिन उस रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड बन रही है उसकी NRV अभी भी ज्यादा है, तो उसको राइट डाउन नहीं करना, उसको राइट डाउन करना ही नहीं है।
तो यहां पर आप राइट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि इस रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बन रही है इसकी एनआरवी अभी भी ज्यादा है। ओके, तो आपने फिर इसको राइट डाउन नहीं करना, इग्नोर कर देना है। बात समझ आ गई? ये एक रूल था जो आपके साथ जिक्र नहीं हुआ था, तो मुझे लगा था शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोग तो माशाल्लाह कोविड वाले लोग हैं, भूल जाते हैं। ठीक होगी बात समझ आ गई? ये सारी बात थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, और साथ ही साथ मैंने आपके साथ लेबर की भी कुछ बातें कर दी। अब लेबर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, कुछ बातें हमने शुरू में पढ़ी थी। ओवर टाइम ये इसके अंदर शामिल होगा, एक बेसिक रेट जो बेसिक वेज है वो शामिल होगी, और तीसरा बोनस। ये तीन चीज़ें हैं जो कि हमारी टोटल कॉस्ट शामिल होगी, बेसिक रेट, ओवर टाइम और बोनस, और तीनों की बात हम बड़ी डिटेल से कर चुके हैं। ठीक होगी बात? इससे पहले लेबर के स्टार्ट में हमने वैसे ही कभी कभार वो पूछ लेता जी एफिशिएंसी रेशो कैलकुलेट कर दो, कैपेसिटी रेशो कैलकुलेट कर लो, वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट कर दो, तो वो हमने एक अलग से टॉपिक था जो इसके शुरू में पढ़ लिया था। ठीक होगी बात? ये बातें हम अभी तक पढ़ चुके हैं, एक छोटा सा खुलासा 10-15 मिनट में मैंने आपको बता दिया। किसी की यहां पे कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल? ओके, एक छोटा सा पॉइंट है जी जो आपके साथ अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, लेबर का ही है, देख लीजिएगा पहले, बाद में नोट कर लीजिएगा। वो है जी मिनिमम वेज का, मिनिमम वेज, और इसको अक्सर औकात गारंटेड वेज भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे लेट्स अज्यूम एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि जब तुम एक यूनिट बनाओगे तो हम तुम्हें एक यूनिट बनाने का 100 रुपया देंगे, ₹100 पर यूनिट। लेट्स अज्यूम इसने एक वीक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट्स बनाए। अब मुझे बताइए कि 50 यूनिट्स बनाने पे इसकी टोटल अर्निंग्स कितनी होंगी? 50 यूनिट्स इंटू 100, ₹5,000। इसमें तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन साथ कंपनी एक बात ये भी कह सकती है, सवाल में आपको आ सकता है कि कंपनी ने ये कहा हुआ है कि मिनिमम पर वीक मैंने तुम्हें 10,000 देना ही देना। ठीक होगी बात? अब यहां पर दो सूरतें निकल सकती हैं। दो सूरतें क्या निकल सकती हैं? पहली सूरत यह निकल सकती है हायर ऑफ की, कि हायर ऑफ जो आपने यूनिट्स बनाए वो, या फिर मिनिमम वेज वो कितनी है जी? ₹10,000। तो दोनों में से जो हायर है आपको वो लेना है, तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो 10,000 होगी। एक ऑप्शन तो यहां पर ये निकल सकती है। दूसरी ऑप्शन ये निकल सकती है कि उसने आपको 10,000 तो देना ही देना है, साथ ही साथ उसने आपको ये अमाउंट भी पे करनी है, तो ये ऑप्शन बन जाएगी 15,000 पे। अब दोनों में से कौन सी ऑप्शन लगेगी? क्या दोनों में से हायर ऑफ लेना है, या ये 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ जो ऊपर 50 यूनिट्स हैं वो भी आप सेल करेंगे, या आपको सवाल बताएगा? ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं कॉल सेंटर की। सब कॉल सेंटर के बिजनेस से बखूबी वाकिफ हैं। क्या होता है ना, रात को आपने चीजें दूसरे मुल्कों में बेचनी होती है, वहां पे क्या होता है, वो आपको कहते हैं भाई जी 25,000 रुपये आपको महीना मिलेगा, और जो चीज आप सेल करेंगे उस पर आपका कमीशन होगा। लेट्स अज्यूम 1,000 रुपया पर प्रोडक्ट आपका कमीशन होगा। अब यहां पर क्या होता है जी, जब महीना खत्म होता है पता लगता है कि जी आपने 20 यूनिट सेल कर दिए, तो मुझे बताइए आपकी सैलरी कितनी बनेगी? सैलरी आपकी बनेगी, जो 20 यूनिट्स आपने सेल किए उस पर कमीशन कितना बन गया? 20,000। और जो सैलरी आपकी बनती है वो तो आपको मिलनी है, तो 45,000। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो मेथड लग रहा है वो ये वाला लग रहा है कि मिनिमम तो आपको मिलना ही मिलना है, ऊपर जितना बना लो आपकी किस्मत। बात समझ आ रही है? तो ये आपको सवाल बताएगा कि क्या हमने ये वाला मेथड यूज करना है या हायर ऑफ वाला मेथड यूज करना है। ठीक होगी बात? तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि अक्सर सवालों में आ जाता है। इसकी एग्जांपल पेज नंबर 200 पे अगर आप हैंडआउट निकालें, हाँ भाई कैसी गुजरी ईद? टेक्सास सही गुजर गई। गया था घर, फिर मेरा भाई इधर ही गुजार दी। हाय, क्या करता रहा फिर ईद पे मेरा भाई? थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा सा। ईदी कितनी इकट्ठी हुई?
ऐसा तो नहीं हो सकता कि ईदी इकट्ठी नहीं हुई। हाँ भाई दोस्त, लग रहा है ईदी बड़ी इकट्ठी हुई है। मैरून शर्ट वाले भाई देख लें शर्ट, कितनी ईदी इकट्ठी हुई भाई की? 6.5 लाख हजार। हाँ भाई प्रोमैक्स जी। बचपन बचपन चल रहा है, बचपन तो 55 तक चलता है दोस्त। हाँ तो बचपन तो 55 साल की उम्र यार, कमाल है ईदी लेने का शौक नहीं। जब ईदी देनी पड़ती, अभी ईदी देते तो नहीं है किसी को। अच्छा अच्छा, जब ईदी देनी पड़ेगी ना फिर पता लगेगा ईदी लेने का शौक कितना जबरदस्त होता है। अजीब आदमी यार तू। आइए जी एग्जाम्पल 3 पे। मुझे किसने देनी है ईदी यार, मैं तो नेगेटिव में चल रहा हूँ। अब्बू से मिली थी बस 2000, ठीक है, बाकी तो कबाड़ा ही हुआ मेरा। एग्जाम्पल 3, स्ट्रेट पीस वर्क विद गारंटेड मिनिमम वेज। मिल गया सबको? सारा इज पेड ₹20 फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड विद अ गारंटेड वेज ऑफ ₹2000 फॉर अ 40 आवर वीक। भाईजान 20 रुपए पर यूनिट मिलते हैं और गारंटेड वेज जो है ना वो 40 घंटे के हफ्ते की, वो 2000 रुपया मिलना ही मिलना है। फॉर अ सीरीज ऑफ 4 वीक्स ऑफ द मंथ शी प्रोड्यूस्ड 140, 160, 180 एंड 200 यूनिट्स। कैलकुलेट टोटल वेजेस फॉर द मंथ। इस सवाल को पढ़ के आपको क्या लग रहा है? क्या 2000 वाली बात होगी या प्रोडक्ट वाली बात होगी? सवाल खामोश है। आपको सवाल में नहीं पता लग रहा कि क्या मैंने हायर ऑफ वाली बात करनी है या ये वाली बात करनी है। देखिए, अगर सवाल खामोश होना तो बाय डिफॉल्ट आपने इस वाले मेथड पे जाना है, इस वाले, आपने इस पे नहीं जाना, हायर ऑफ वाले पे नहीं जाना। हायर ऑफ वाले में वो बात कर देता है इधर दिस और दिस, वो इस तरह की बात सवाल के अंदर करेगा। तो अगर सवाल बिल्कुल साइलेंट हो तो आपने इस मेथड पे चले जाना है कि भाई 2000 भी मिल रहे हैं, कितने? पूरे 2000 रुपए ये भी मिल रहे हैं और 7 यूनिट्स वाले पैसे भी मिल रहे हैं। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं जी। तो अगर हम फर्स्ट वीक की बात करें तो फर्स्ट वीक में मुझे बताइए इन्होंने कितने यूनिट्स बनाए? इन्होंने बनाए 140 यूनिट्स और हर यूनिट पे 20 रुपए मिल रहे हैं और 7 पूरे 2000 तो मिलने ही मिलने हैं। बताइए टोटल कितना बनता है? 4800। ले जी, ये पहले हफ्ते की अर्निंग्स आ गई। दूसरे हफ्ते पे आइए, 160 यूनिट्स बनाए, 160 यूनिट 20 जमा पूरे 2000 रुपए, बोलिए 5200। तीसरे हफ्ते में कितने यूनिट्स बनाए? 180, 180 इंटू 20, ये तो पैसे मिलने ही मिलने हैं, 7 2000 रुपए, बोलिए 5600। और आखिरी हफ्ते में 200 यूनिट्स, 200 इंटू 20 जमा 2000, 6000। ले जी, ये एक मुख्तसर सा सवाल था लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया, गारंटेड मिनिमम वेज वाला। जी सब अच्छा है यहाँ तक? कोई मसला मसाइल, कोई शिकवा शिकायत, कोई परेशानी? रिजल्ट कब है आप लोगों का? 3 को है क्या? जल्दी है? कंफर्म फाइनल कोई आए कि आपने जल्दी की डेट तो नहीं दे दी? वो अक्सर होता है ना, वो रिजल्ट के करीब करीब कह देते हैं नहीं जी 3 को नहीं आएगा, 2 को आएगा, 1 को आएगा, 30 को आएगा, 29 को आएगा। ऐसी कोई बात तो नहीं है अभी, बस पे 3 को ही आएगा, वरना अब तक बात हो जाती है। तो 3 को छुट्टी होती है कि नहीं? 3 को छुट्टी होती है, 2 को वैसे अक्सर होता है ना कॉलेज में रिजल्ट की छुट्टी दे देते हैं। मैं फिर कोई टूर प्लान करूँ अपना, इसकी तरह मुझे पहले बता दें, आपको तो माशाल्लाह बड़ी खबरें होती हैं। तो 3 की छुट्टी होगी, 2 की भी होगी, सुनने में ये आ रहा है, और यकम की भी छुट्टी होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं पता। तो पता क्या है यार, तुम कैसे जी, हम स्टूडेंट होते थे हमने तो अंत मचाई होती थी यार। अब तो आके यार बस प्रायोरिटीज बदल गई। खैर एनीवेज, यहां तक कोई सवाल किसी का? सब अच्छा है? ओके चलें जी आगे चलते हैं। नोट तो नहीं करना कुछ?
कर लें जी नोट, जो नोट कर रहे हैं। चलें जी आगे। ओके ओके भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, लर्निंग कर्व। इस चैप्टर के अंदर से एफिशिएंसी कैपेसिटी रेशियोज वाली बात नॉर्मली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता है कि आपका पता कोई नहीं है। उसके बाद जो हमने ओवर टाइम, बोनस और वेज वाला पढ़ा, वो तो हमने पास्ट पेपर किए भी थे उसके, वो सवाल अब वो रेगुलरली पूछ रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लर्निंग कर्व है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जैसे ओवर टाइम, बोनस का एक इंडिपेंडेंट सवाल आ जाता है, इसका इंडिपेंडेंट सवाल कम आता है। इसका सवाल नॉर्मली दूसरे टॉपिक्स के साथ मिक्स होकर आता है एक एडजस्टमेंट की फॉर्म में। तो सवाल तो हम करेंगे, इसका प्रैक्टिस मुकम्मल करेंगे, लेकिन जब हम अगले चैप्टर्स में जा रहे होंगे, मिसाल के तौर पर डिसीजन मेकिंग में जा रहे होंगे, या कोई ओवरहेड का सवाल कर रहे होंगे, या सवाल में वो कह देगा प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल दो, तो वहाँ पर लर्निंग कर्व की उसने एक एडजस्टमेंट दी होगी, 1-2 नंबर की, 3 नंबर की। तो नॉर्मली ये वाला टॉपिक जो है किसी सवाल में एडजस्टमेंट के तौर पर एक आ रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस टॉपिक की प्रिपरेशन भी हम उस तरीके से करेंगे। लर्निंग कर्व होता क्या है जी? देखिए, जब आप कोई सवाल पहली दफ़ा करेंगे तो उसको करने में आपको टाइम लगेगा, 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद जब आप वो सवाल दूसरी दफ़ा करेंगे तो आपको वक्त थोड़ा सा कम लगेगा। कितना कम लगेगा इस बहस को भी छोड़ें, बाद में देखते हैं। फिर जब आप उस सवाल को तीसरी दफ़ा करेंगे मज़ीद कम वक्त लगेगा, और जैसे जैसे आप सेम सवाल करते जाएंगे वो वक्त आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहेगा। एक वक्त आएगा बगैर किसी वक्त का सवाल हो जाएगा, ऐसा होगा। कुछ तो टाइम लगेगा, और वो टाइम कितना होगा? वो मिनिमम टाइम होगा जो उस सवाल को करने के लिए होगा, उससे कम तो हो ही नहीं सकता, बस वो उतना ही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहूं कि मैं एक ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहा हूं, यहां पर टाइम है जी, अगर पहले एक, सॉरी टाइम वहां पर है, सॉरी वाई एक्सिस पे टाइम है।
यहां पे है नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स जब आप सवाल को करते हैं यूं कर लें, नंबर ऑफ टाइम्स या यूनिट्स कर लें। पहली दफा आपको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, दूसरी दफा ये वक्त थोड़ा सा कम हो जाएगा, तीसरी दफा और कम हो जाएगा, चौथी दफा और कम हो जाएगा। ये कर्व ऐसे बनना शुरू होगा, लेकिन ये कभी जीरो नहीं होगा। एक वक्त आएगा कि ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी कि अब आप जो मर्जी कर लें, जितना वक्त मिनिमम लगना चाहिए वो तो लगना ही लगना, लेकिन आप उससे नीचे नहीं जा सकते। तो चूंकि इसका ग्राफ एक कर्व की तरह बन रहा है, इसलिए इस नाम में आपको कर्व नजर आ रहा है। ठीक होगी बात। अब लर्निंग क्या है जी? लेट्स अज्यूम आपने सोचा कि यार सीए तो चलो हो नहीं रहा, वैसे ही बात कर रहा हूँ, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, वैसे ही किसी ने सोचा सीए तो हो नहीं रहा, चलो कुर्सियां बनाने का काम शुरू करते हैं, शायद कल को तरखान ही बनना पड़ जाए। आपने सोचा चलो कुर्सियां बनाना सीखते हैं, आप चले गए दुकान पर, भाई को कहा भाई मुझे कुर्सी बनाना सिखा दे, उसने आपको कुर्सी बनाना सिखाई। कुर्सी बनाने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, पहली दफ़ा बना रहे हैं, ओके। उसके बाद उसने कहा लो जी एक दफ़ा कुर्सी बन गई, अब दूसरी कुर्सी तुम खुद बनाओगे। आपने दूसरी दफ़ा कुर्सी बनाई, आपको वक्त लगेगा, जारी बात है, पहली दफ़ा खुद बना रहे हैं। तीसरी दफ़ा बनाएंगे, कुछ वक्त कम होगा, अब आप कहेंगे हाँ अब कुछ मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। चौथी दफ़ा मजीद कम, पांचवा मजीद कम, और करते करते एक वक्त आएगा कि कुर्सी बनाने में 10 मिनट लगते हैं और आप 10 मिनट ही लेंगे। आप उसको 9 पे नहीं ला सकते क्योंकि 10 तो लगना ही लगना है, ये तो एक मिनिमम टाइम है जो कि लगना ही लगना है। अब हर कुर्सी 10 मिनट 10 मिनट, अब पहली कुर्सी 2 घंटे में बनी थी, दूसरी कुर्सी और सॉरी अगली कुर्सी आगे जाके कुछ वक्त के बाद 10-10 मिनट में बन रही है। ये बात सबको समझ आ रही है? इसका मतलब है कि आप वक्त के साथ साथ कुछ सीख रहे हैं, सीखने के साथ साथ वक्त कम हो रहा है, और एक टाइम आ गया कि आपका जो टाइम है वो मिनिमम टाइम पर आ गया। लर्निंग हो रही है, लर्निंग हो रही है, ग्राफ कर्व का बन रहा है। क्योंकि लर्निंग की वजह से ये कर्व बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लर्निंग कर्व। बात समझ आ गई? आईफोन जब भाई ने नया नया लिया होगा, भाई को तो पहले समझ नहीं आ रही ये हैगा कि ये है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ महीना 2 महीने बाद जब इन्होंने इस्तेमाल किया तो इनको पता लग गया अच्छा इसके ये फंक्शन है, ऐसे है। अब तो भाई का लेवल ये हो चुका हुआ है कि 200 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे होते हैं और ऐसे मैसेज भी टाइप कर रहे होते हैं। इतनी लर्निंग हो चुकी हुई है इनकी। ये बात ऐसे होती है ना कि नई नई चीज पे प्रॉब्लम होती है, आहिस्ता आहिस्ता हाथ उस पर सेट हो जाता है, फिर तो आप बगैर देखे भी मैसेज कर रहे होते हैं। ये भी एक लर्निंग होती है। लेबर से इसका क्या ताल्लुक है? खुद सोचें, आपने पहली चेयर बनाई थी 2 घंटे, ऐसे ही है, 2 घंटे काम किया था। क्या आपको पैसे घंटों के हिसाब से मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। आपको 2 घंटों के इतने पैसे मिलेंगे। आपने सेकंड चेयर बनाई, 2 चेयर्स की बात नहीं कर रहा, सेकंड चेयर की बात कर रहा हूं, ये बात ज़हन में रखनी है। ये 1 घंटे में बनी, 10 रुपए हो गए। फिर आपने थर्ड चेयर बनाई आधे घंटे में, 10 5 रुपए। उसके बाद आपने फोर्थ चेयर बनाई 0.25 आवर में, और इंटू 10 कितना बने? 2.5। बात समझ आ रही है? इसका मतलब यह है कि जब वो पहली चेयर की कॉस्ट निकालेगा एम्प्लॉयर, उसके अंदर लेबर के कितने पैसे होंगे? जब वो दूसरी चेयर की कॉस्ट निकालेगा, उसके अंदर लेबर के कितने पैसे होंगे? जब वो तीसरी चेयर की कॉस्ट निकालेगा तो कितने पैसे होंगे? और जब वो चौथी चेयर की कॉस्ट निकालेगा, क्या तमाम चेयर्स की कॉस्ट सेम आएगी? कभी भी सेम नहीं आएगी। मटेरियल चले सेम होगा, लेबर की कॉस्ट देखें डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बदल जाएगी। तो जब आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बदल जाएगी तो इट मीन्स के फिर ये टॉपिक हमारी लेबर कॉस्टिंग से रिलेवेंट हो गया, आपकी लेबर की कॉस्ट ही चेंज हो जाएगी। जिससे पहले मैंने यहां पे एक लेजर बनाया हुआ था लेबर का और वर्क इन प्रोसेस में जाके मैंने ऐड किया हुआ था। तो जो पैसे आपने पे करने हैं वो आपको पता है जी, नंबर ऑफ आवर्स इनटू रेट की बेस पे करने हैं आपने, ऐसे ही है। नंबर ऑफ आवर कैसे निकलेंगे? पड़ेगा कितने आवर आपने लगाए हैं, ओके। तो जितने आर आपने लगाए हैं उस हिसाब से आपको पेमेंट होनी है। अब कितने आर लगाए? लर्निंग कर्व कह रहा है कि भाई आर्स तो कांस्टेंट नहीं है, आर्स तो कम होते जा रहे हैं। अब ये कम होना ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये सारी चीजें हमने इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। बात सबको समझ आ गई? इस टॉपिक की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और इस टॉपिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसका लेबर के साथ क्या ताल्लुक है, क्या ये सब बातें सबको समझ आ गई? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ सकता है। एनी कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? चलें आगे, ओके जी। 2 मेथड्स हैं,
दो मेथड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी कैलकुलेशन को आसान करेंगे। एक है जी टेबुलर मेथड, पहले देख लीजिएगा फिर इसके बाद नोट कर लीजिएगा, और दूसरा है जी अलजेब्रिक मेथड, 7वीं क्लास आपको याद आएगी। ओके, दोनों में फर्क क्या है जी? इसके अंदर आपको टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल इज प्रिपेयर्ड, एक टेबल बनाना पड़ेगा, अभी बनाएंगे, आज शायद यही हो सके, इस पर तो शायद ना पहुंच सके, टेबल एक बनाना पड़ेगा। ओके, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक एजम्पशन ली जाएगी, एजम्पशन इज टेकन दैट आउटपुट इज डबल्ड, कि आउटपुट जो है वो डबल होगी, यानी 1 यूनिट के बाद 2 यूनिट डबल, 2 के बाद 4 यूनिट, 4 के बाद 8 यूनिट, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64। ठीक है, इसी बात से इस मेथड की लिमिटेशन निकल आएगी कि ये मेथड तो सिर्फ 1 के बाद 2 बता सकता है, 2 के बाद 4 बता सकता है, 3 नहीं बता सकता, 4 के बाद 8 बता सकता है, 5 6 7 नहीं बता सकता, 8 के बाद 16 बता सकता है, 16 के बाद 32 बता सकता है, बीच वाले सारे मिसिंग है। ठीक है, ये मेथड इस तरीके से चलेगा। ओके, यहां पर फॉर्मूला इज यूज्ड और नो सच assumption is taken, बल्कि इसमें एक और भी चीज लिख दें, cannot be made for all units, और यहां पर हम लिखेंगे can be made for any number of units। ठीक होगी बात? तो ये दो मेथड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। एक बात ज़हन में रखिएगा, ये वक्त जो है, ये वक्त कम होगा, कितना कम होगा, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं लर्निंग रेट के साथ। ठीक है, सवाल में हमें रेट दिया जाएगा कि भाईजान आप इस रेट के हिसाब से सीख रहे हैं, वो रेट जो होगा वो हमारे काम आएगा। बहरहाल लर्निंग रेट के बारे में बात अभी बाद में शुरू करते हैं, पहले आप ये बातें यहाँ पे लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। जी मेरे भाई, यार बुक कल आपकी इंशाल्लाह चली जाएगी प्रिंटिंग में, मैंने ईद की छुट्टियों में यही किया सारा कुछ। आप मुझको मजाक लग रहा है यार, आप तो कर रहे हैं ऐशी। तू क्यों हंस रहा है? तू बंदा नहीं सही। हाँ क्या कह रहे? लुट मचा दिया भाई ने। यार एक तो मैच आ रही है, ऊपर से तू बातें कर रहा है यार।
यार ये बच्चे रिजल्ट तक नहीं आएंगे, ये क्या बात हुई है? मतलब हफ्ता ऐसे ही चल रहा है। अब फैसला करेंगे कि पढ़ना या नहीं पढ़ना एक ही दफा। कोई हाल नहीं है। पता नहीं आप लोग अपने साथ जुल्म क्यों करते हैं इतना। जी चलें आगे, नोट हो गया? ओके। जी हम टेबुलर मेथड से शुरू करते हैं जी बात को। जी टेबुलर मेथड से अगर सवाल सॉल्व करना हो तो क्वेश्चन में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी या तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, अदरवाइज सवाल नहीं हो सकेगा। पहली चीज़ है जी टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट, बल्कि इसको चेंज करें, रिक्वायर्ड नहीं लिखना, टाइम टेकन लिखें, दैट इज द बेटर वर्ड। टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट, कि जो पहला यूनिट बनाएगा, जो पहली कुर्सी आपने उसको कहा था भाई सिखा दे मुझे, वो कुर्सी बनाने में कितना वक्त लगेगा, एक चीज का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज लर्निंग रेट, कि आप किस रेट पे चीज़ें सीख रहे हैं। ये दो चीज़ें जब तक नहीं होंगी टेबुलर मेथड का सवाल नहीं होगा। तो या तो आपको सवाल में गिवन होंगी, अदरवाइज कोई ना कोई डाटा आपको दिया जाएगा जहां से आप ये आइडेंटिफाई करेंगे। तो इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे कि किसी सवाल में ये दोनों भी मिसिंग होंगी, लेकिन डाटा मौजूद होगा, हम वहां से निकाल लेंगे। समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि लेट्स अज्यूम पहले यूनिट को बनाने में जो वक्त लग रहा है वो 10 आवर्स है। ओके, नोट बाद में कर लेना यार। और लर्निंग रेट है 80%। ओके, लर्निंग रेट परसेंटेज की फॉर्म में आपको गिवन होगा। इस 80% का मतलब क्या है? 80% का मतलब ये है कि हर अगला यूनिट, चूंकि टेबुलर मेथड है तो आउटपुट डबल हो रही है, जैसे ही आउटपुट डबल होगी आपका यूनिट बनाने का वक्त 20% कम हो जाएगा, फिर डबल होगी 20% कम हो जाएगा, फिर आउटपुट डबल होगी फिर 20% कम हो जाएगा, वक्त 20% कम होता रहेगा। अब इसके सॉल्यूशन में हम एक फॉर्मेट डिज़ाइन कर लेते हैं और उसी फॉर्मेट पे हम सवाल को सॉल्व किया करेंगे। यूनिट्स बल्कि इसको क्यूमुलेटिव ना लिखें, इसको टोटल लिखें। एवरेज लेबर आवर लिखें इसे पर यूनिट, टोटल क्यूमुलेटिव लेबर आवर्स, और लास्ट कॉलम है जी टोटल इंक्रीमेंटल आवर्स। ओके जी, जैसे कि ये टेबुलर मेथड है और टेबुलर मेथड में मैंने आपको बताया कि आउटपुट जो है वो डबल होगी, यानी हम यही अजम्पशन लेकर चल सकते हैं, यानी कि आप ये कैलकुलेशन एक यूनिट पे कर सकते हैं, इसको डबल करें,
आप ये कैलकुलेशन 2 पे कर सकते हैं, डबल करें, आप 4 पे कर सकते हैं, 8 पे कर सकते हैं, 16 पे कर सकते हैं, 32 पे कर सकते हैं। यानी कि इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाएं, ये टेबल आपको बस यही कैलकुलेशन दे सकता है। यानी अगर आपसे वो सवाल में ये पूछ ले कि बताएं 8, अगर पहले टाइम यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगते हैं, लर्निंग रेट 80% है, तो बताएं 8 यूनिट को बनाने में कितना वक्त लगेगा, आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। वो कह दे 32 यूनिट को बनाने में कितना वक्त लगेगा, आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कह देना कि भाई पहले यूनिट को बनाने में 10 घंटे लग रहे हैं, 80% लर्निंग रेट है, बताओ 25 यूनिट्स को बनाने में कितना टाइम लगेगा, मेथड फारग है, फिर आप इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको इस मेथड पे आना पड़ेगा। बात समझ आ गई? ओके, ले जी, पहले यूनिट को बनाने में कितना वक्त लग रहा है जी? 10 घंटे। गौर कीजिए, लिखा हुआ है एवरेज लेबर आवर, एक यूनिट की बात हो रही है। जब आपकी आउटपुट डबल होगी, 1 से 2 होगी, लर्निंग काम आएगी। क्या वक्त आपका 20% कम लगेगा? अगर आपका वक्त 20% कम लगेगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर आप इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट आप आ जाएंगे 8 के ऊपर। यानी कि जैसे ही आउटपुट डबल होगी, अब एक यूनिट को बनाने में वक्त 10 घंटे नहीं लगेगा, बल्कि 20% कम हो जाएगा और 8 पर यूनिट लगेगा। मानते हैं इस बात को? सबसे आता है? ओके, ले जी, 2 से 4 बनाए, फिर लर्निंग काम आएगी, 20% वक्त पर यूनिट मजीद कम होगा। यानी आप इसको मजीद जो है वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 0.8 से। 20% कम करना है ना, तो 20% कम करने के लिए आप 0.8 से करेंगे। क्या आंसर आता है? 6.4। अब एक यूनिट को बनाने में 6.4 पर यूनिट आवर्स लगेंगे आपको। ऐसे ही है। फिर आपकी आउटपुट जो है वो क्या होगी? डबल होगी, 4 से 8 पे जाएंगे, फिर लर्निंग काम आएगी। 6.4 इंटू 0.8 बताइए, 5.12। अब एक यूनिट को बनाने में 5.12 आवर्स लगेंगे आपको। ओके, फिर आगे चलेंगे, फिर लर्निंग काम आएगी। 5.12 0.80 बताइए, 4.096। अब एक यूनिट को बनाने में 4.096 आवर्स लगेंगे। फिर आगे चलिए, बताएं 4.096 इंटू 0.80, बोलिए 3.277। बस ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस तक रखें। तो देखें, जैसे जैसे आपकी चीजें बनती जा रही हैं, एक यूनिट को बनाने का जो एवरेज टाइम है वो कम होता जा रहा है। यही तो लर्निंग होती है भाई, कि चीजों को बनाने में वक्त अब कम लग रहा है। कहां आप 10 घंटे में एक चीज बनाते थे, कहां जब आप 32 चीजें बना रहे हैं तो एक यूनिट को बनाने का टाइम इतना है। याद रखिएगा, ये पर यूनिट है। बात समझ आ रही है? इन 2 कॉलम्स में किसी को कोई मसला? इन 2 कॉलम्स को समझने में किसी को कोई मसला? जैसे जैसे आउटपुट डबल होती जा रही है, वैसे वैसे लर्निंग काम आती जा रही है। क्योंकि 80% लर्निंग रेट है, मतलब जैसे ही आउटपुट डबल होगी, हमारा वक्त पर यूनिट 20% कम हो जाएगा। आउटपुट डबल होगी, वक्त 20% कम हो जाएगा। आउटपुट डबल होगी, वक्त 20% कम हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब ये कहानी आप नीचे दीवार तक, फर्श तक ले जाते जाते वहां से वापस ले आए, ये कहानी ऐसी चलती रहेगी। बस मसला ये है कि आपने आउटपुट डबल करते जाना। 32 के बाद 64, 64 के बाद 128, 128 के बाद 256। बीच वाले यूनिट्स की बात नहीं करनी, ये टेबल बीच वाले यूनिट्स की बात नहीं करता। ठीक होगी बात? जी भाई। जी, एवरेज हम पर यूनिट ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बता देता हूं, जब आप 16 यूनिट्स बनाएंगे ना, 16 बनाएंगे तो एवरेज टाइम इतना लगेगा। फिर जब आप 32 बनाएंगे ना तो पर यूनिट इतना टाइम लगेगा। अब आप कहेंगे सर 30 बनाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा? भाई इतना नहीं लगेगा। वो कितना लगेगा ये मेथड बता ही नहीं सकता। यही तो प्रॉब्लम है इस मेथड में। आप कहेंगे सर 25 बनाऊंगा तो कितना लगेगा? 4 लगेगा, ये लगेगा। सर वो बीच में कहीं होगा, लेकिन वो कितना होगा ये मेथड नहीं बता सकता। ऑब्वियसली जो सेंस है वो ये कहती है कि जब आप तीसरा बनाएंगे वो कहीं 8 और 6.4 के बीच में ही होगा। जब आप 5वां, 6वां, 7वां बनाएंगे
वो 6.4 और 5.12 के बीच में ही होगा। अब 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां बनाएंगे, वो 5.12 से लेके 4.0, लेकिन वो कितना होगा ये मेथड नहीं बताता। वो जब हम इस मेथड पे आएंगे ना, यहां पे आपके सारे मसले मसाइल जो है ना वो दूर हो जाएंगे। ठीक होगी बात? किसी को कोई मसला यहां तक? ओके। हेडिंग क्या है? टोटल क्यूमुलेटिव। क्या मतलब होता है टोटल क्यूमुलेटिव का? टोटल टाइम कितना होगा, ये तो पर यूनिट बता रहा है ना। टोटल कितना होगा? सर मुझे बताइए, एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम, कितने यूनिट्स? तो क्या 1 × 10 करने से टोटल 10 आवर नहीं आ जाएगा? एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम, टोटल यूनिट्स कितने? तो क्या 2 × 8 16 आवर्स नहीं आ जाएगा? एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम, टोटल यूनिट्स कितने? टोटल टाइम बताइए। सॉरी 25.6 आवर्स। एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम, टोटल यूनिट्स कितने? 8 × 5.12 बताइए। 40.96 आवर्स। एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम, टोटल 16, तो 16 × 4.096 बताइए। 65.54 आवर्स। जी, एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम, 3.277 टोटल यूनिट्स 32, तो 32 × 3.277 बताइए। 104.86 आवर्स। अब आपसे जब सवाल होगा ना कि बताओ लेबर कॉस्ट कितनी है 32 आवर्स बनाने की, तो आपने टोटल आर इतने उठाने हैं 104.86, इसको मल्टीप्लाई कर देना है पर आर लेबर रेट से, क्योंकि हमारी लेबर कॉस्ट कैसे निकलती है, हमारी लेबर कॉस्ट निकलती है नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, ऐसे ही है। ओके, तो नंबर ऑफ आवर कैसे निकलेंगे सर, ये बताएंगे आपको, ये नंबर ऑफ आवर्स आपको बताएंगे। रेट तो सवाल में गिवन होगा 10 रुपए मिसाल के तौर पे, यहां पर आप लिखेंगे भाई 32 यूनिट बनाने हैं तो 104.86 आवर लगेंगे, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट आ जाएगी। बात समझ आ गई? अगर लर्निंग रेट ना लगता तो आपने क्या करना था, आपने करना था 32 यूनिट्स, एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे, तो 320 घंटे टोटल लगेंगे, ये करना था ना। लेकिन घंटे देखें कितने हो गए, क्यों कम हो गए? लर्निंग रेट है भाई, सीख रहे हैं आप चीजें, तो वक्त जो है वो देखें कम हो गया। कहां आपने सोचा था कि एक को बनाने में 10 घंटे, 32 यूनिट बनाने हैं तो 320 घंटे, लेकिन देखें लर्निंग की वजह से आपका वक्त जो है वो 320 की बजाय 104.86 पे आ गया। बात समझ आ गई? लर्निंग कर्व की बात समझ आ गई? ओके। इंक्रीमेंटल, इसका सवाल अभी आपने मेरे से नहीं पूछना, मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बता रहा हूं, लेकिन इसका सवाल आपने नहीं पूछना कि ये क्यों कर रहे हैं हम, ये इसका फायदा क्या है। इसका फायदा कोई 2 या 3 क्लासेस, 2 क्लासेस के बाद, शायद कल ही बल्कि पता लग जाए, कल या परसों तो लाजमी पता लग जाएगा। तो इस कॉलम की मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा हूं, सवाल अभी आपने नहीं पूछना। ओके, कैलकुलेशन कैसे होगी, इसके ऊपर जीरो छुपा हुआ है, जीरो छुपा हुआ है, तो ये भी जो भी है इसको छोड़ें, ये भी जीरो ही होगा, ये भी जीरो होगा, ऐसे ही है। अगर ये सब कुछ जीरो होगा तो सर क्या मैं 0 से 10 पे आया हूं? इंक्रीमेंटल कितना इजाफा हुआ है, 10 का, तो ये भी 10 आवर्स है। 10 से 16 पे आया हूं, कितना इजाफा हुआ है, 6 आवर्स। कितना इजाफा हुआ है, 9.6। कितना इजाफा हुआ है बताइए, 15 पॉइंट, ये बताइए 24 पॉइंट, और लास्ट बताइए 39.3। ले जी, जितना इजाफा हो रहा है, जितना इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है, वो आपने यहां से देखना है। ये देखिए, यहां पे आपने बताया 6, यहां पे आपने बताया 9.6,
इधर आपने बताया 15.36, इधर आपने बताया 24.58 और ये आपने बताया 39.32। तो कितना कितना इजाफा क्यूमुलेटिव आपका होता जा रहा है, ये कॉलम आपको इंक्रीमेंटल बता रहे हैं। और मैंने आपको भी ये बात कही, इसका सवाल अभी आपने मेरे से नहीं पूछना कि ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। इन दोनों की तो आपको बात समझ आ गई नहीं, ये दोनों क्यों कैलकुलेट हो रहे हैं, क्योंकि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है भाई, इसी की बेस पे हमारी लेबर कॉस्ट निकलनी है। अगर इस कॉलम में कोई गलती हो गई, हमारी लेबर कॉस्ट गलत हो जाएगी, लेबर कॉस्ट गलत हो जाएगी तो वर्क इन प्रोसेस में लेबर कॉस्ट गलत जाएगी, वर्क इन प्रोसेस में गलत जाएगी तो फिनिश गुड में गलत जाएगी, फिनिश गुड में गलत गई तो आगे कॉस्ट ऑफ सेल में गलत जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल में गलत गई तो जीपी गलत हो जाएगा, जीपी गलत हो गया तो नेट प्रॉफिट गलत हो जाएगा, नेट प्रॉफिट गलत हो गया तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल जाएगा वो गलत हो जाएगा, कैपिटल गलत हो जाएगा तो मालिक बोलेगा कि मेरा बिजनेस में कैपिटल इतना पड़ा हुआ है, वो गलत हो जाएगा। अगर मालिक गलत हो गया तो मालिक तो चाहता ही नहीं कि मैं गलत हूं, अगर वो गलत हो गया तो फिर ठीक है जी, आप गलत हो जाएंगे, आपको दरवाजे का रास्ता दिखा दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि जाएं जी, हम तो कॉस्ट अकाउंटिंग पास वाले को अपने पास रखेंगे, तुम कहां से आ गए हो मेरे पास। तो देख रहे हैं, इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस फार बियॉन्ड द बॉर्डर्स। अच्छा सॉरी, होगी और बात थी। तो बड़ी दूर तक इसके भाईजान मामलात जाएंगे। ओके, तो इसलिए ध्यान से चीज़ों को कैलकुलेट करना है। अब आप ये नोट कर लीजिए, अब अगर किसी का कोई सवाल है इस कॉलम के अलावा तो वो मेरे से पूछ सकता है। हामी टेक्सास, ओके जी भाई। इंक्रीमेंटल आर का सवाल नहीं पूछना। हाँ जी बताए सर, मैंने कहा सवाल नहीं पूछना अभी मेरे से, इसका सवाल नहीं पूछना अभी। ये आपको 1-2 दिन में बात समझ आ जाएगी, समझाऊंगा, जिंदगी रही तो जरूर समझाऊंगा, बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह आपको चीता बना के भेजना पेपर में, आप खाने को दौड़ेंगे पेपर में सबको इंशाल्लाह। बस आपसे दरखास्त है कि सवालों की प्रैक्टिस बस करते जाएं, वरना ऐसा ना हो कि वो लोग आपको खाने को दौड़े। रोजे में बड़ी याद आती थी इसकी।
जी भाई चलें आगे, ऑल डन। ओके भाई, दिल में आ रहा है वैसे इसको बता ही दूं, मुकाऊं इसको इंक्रीमेंटल को। चले कोई बात नहीं, देखी जाएगी, कोई नहीं, सवाल जब आएगा तब भी देखी जाएगी, अभी कुछ ना कुछ तो समझ आएगा ही ना, आ जाएंगे इंशाल्लाह, समझ कोई मुश्किल बात नहीं है। क्रिकेट देखते हैं सब, क्रिकेट तो सब देखते हैं माशाल्लाह, और करना क्या होता है। मिसाल के तौर पे पहला ओवर हुआ जी, फर्स्ट ओवर, उसके ओवर के अख्ताम पे टीम ने बनाए 10 रन, कोई मसला? ओके। जब 2 ओवर खत्म हुए तो टीम के थे 16 रन। ओके, ये पॉइंट समझ आ गया। पहले ओवर में 10 रन थे, जब 2 ओवर है तो 16 रन थे। अब जब आप 2 ओवर्स के बाद देखेंगे, अब आप तो मैच शुरू से देख रहे हैं ना, अब्बू आया या भाई आया, उसने मैच तब देखना शुरू किया जब 2 ओवर में 16 रन थे। वो सोचेगा, वो आपसे सवाल करेगा 2 ओवर में 16 रन, मुझे लगता है कि शायद हर ओवर में 8 बने होंगे, पहले में 8 दूसरे में 8। फिर आप उसको कहेंगे नहीं आप गलत कह रहे हैं, पहले में 10 बने थे, दूसरे में 6 बने हैं। अब मुझे बताइए, क्या आपको 10, 8 और 6 कहीं पहली 2 लाइनों में नजर आ रहा है? पहली 2 लाइनों में देखें, कहीं 10, 8, 6 नजर आ रहा है आपको? वो देखें, आपको 10 नजर आ रहा है। पहले ओवर में 10 रन, पहले ओवर में 10 रन, ये पहला ओवर 10 रन। ओके, टोटल पहले ओवर में 10 रन। फिर जब 2 ओवर खत्म हुए तो थे 16 रन। भाई को, अब्बू को लगा हर ओवर में 8-8 रन बने हैं। नहीं अब्बू, पहले में 10 बने थे, सॉरी पहले में दूसरे में 6 बने। कुछ बात समझ आनी शुरू हुई? तो इसका मतलब यह है कि जब आपकी आउटपुट ऊपर जा रही है तो असल में सेकंड बना है, ऐसे ही है। जब आप 2 से 4 पे गए हैं तो थर्ड यूनिट बना है और फोर्थ यूनिट बना है। फिर जब आप 4 से 8 पे गए हैं तो 5वां, 6वां, 7वां और 8वां बना है। जब आप ऊपर गए हैं तो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां बना है, ऐसे ही है। ओके, अब तीसरे ओवर को मैं 2 मिनट के लिए स्किप कर रहा हूं। अब 4 ओवर्स हुए। जब 4 ओवर हुए तो स्कोर था जी, चले पॉइंट्स भी डाल लेते हैं, 20.56 रन थे। चले 2 मिनट के लिए समझ लेंगे पॉइंट में भी रन होते हैं। अब जब ये सिचुएशन थी तो कजन आ गया, हाँ भाई क्या सिचुएशन है यार, 4 ओवर में 25.6 रन है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में हर ओवर में इन्होंने कितना बनाया होगा? 25.6 डिवाइड बाय 4, 6.4 बनाया इन्होंने हर ओवर में। क्या इन्होंने 6.4 बनाया हर ओवर में? 4 ओवर में 25.6 रन हैं, क्या हर ओवर में 6.4 बनाया? यार एवरेज तो यही निकल रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। असल में पहले ओवर में ना 10 रन थे, फिर दूसरे में इन्होंने 6 बनाए, तीसरे और चौथे में इन्होंने मिला के 9.6 बनाए। अब तीसरे अकेले में कितने थे, चौथे अकेले में कितने थे, वो ये मेथड बताते ही नहीं है। ये तो बात मैं पहले ही आपके साथ कर चुका हूं। हाँ इतना मैं बता सकता हूं कि तीसरे और चौथे में मिला के 9.6 बनाए, तो ये टोटल 25.6 बना। कुछ बात समझ आ रही है? ओके, अब आगे जबानी बात करते हैं। ले जी, जब 8 ओवर हुए तो टीम का स्कोर था 40.96। हमें लगा कि 5.12 रन्स पर ओवर की एवरेज से ये स्कोर कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। टोटल में बात कुछ और थी। पहले ओवर में 10 बने, दूसरे में 6 बने, तीसरे और चौथे में 9.6 बने, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें में इन चारों में मिला के 15.36 बने। बात समझ आ रही है? फिर 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, इन 8 में मिला के इतने बने। फिर अगले जो 16 है उन सब में मिला के इतने बने। तो ये इंक्रीमेंटल आपको इस तरीके से बता रहा है। कुछ बात समझ आई इंक्रीमेंटल की? कुछ 20, 25, 30, 40, 50% बात समझ आई? क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आई गई होगी। तो इस तरीके से ये इंक्रीमेंटल चल रहा है। अब इसकी जरूरत क्या है ये तो मैं आपको वाकई नहीं बता सकता, ये तो जब सवाल आएगा तभी बताऊंगा। किस कॉलम की जरूरत क्या है, हम निकालते क्यों है? क्योंकि हमारा मकसद तो लेबर कॉस्ट निकालना है और वो तो इस कॉलम पे पूरा हो रहा है। ठीक है, जरूरत क्या है बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको ये कैलकुलेट करना भी आ गया
और इसका जो कॉन्सेप्ट है कि ये आर्स कैसे बन रहे हैं, ये जो आपने सवाल पूछा था क्यों ज्यादा है, देखें ये भी एक का है और ये भी एक का है, ये पहले का है ये दूसरे का है। ये ज्यादा इसलिए हो गया कि ये तीसरे और चौथे का टाइम है। ये ज्यादा इसलिए हो गया कि ये 5वें 6ठे 7वें 8वें 4 का है। ये ज्यादा इसलिए हो गया कि ये 8 का है। ये इसलिए हो गया कि ये 16 का है। चूंकि आपके यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं इसी वजह से ये इंक्रीमेंटल भी बढ़ते जा रहे हैं। बात सबको समझ आ गई? दोस्त परेशान लग रहे हो? पक्की बात है ईदी कम इकट्ठी हुई है इसलिए परेशान हो। कितनी ईदी इकट्ठी कर बैठे हो? सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना मेरे साथ। हो गई थी? कितनी हो गई थी? 2 लाख, 10 लाख, 6 लाख, कितने? 20 लाख, 20,000। यार कहां से आते यार, ये कैसे इकट्ठी कर लेते हो यार? नहीं ये फुप्पो देके गई है, खाला देके गई है, रिश्तेदार, वेरी गुड रिश्तेदार। नहीं माशाल्लाह रिश्तेदार सारी अच्छे होते हैं। फुप्पो ने कितनी दी दी है माशाल्लाह? कान में बता दें, 2-3 हजार। चलो 2-3 हजार करते करते 8 पुप्पो भी हो तो 16,000 तो ऐसे ही बन जाता है। 4 खालाएं हो तो बहरहाल में 30-35 तो कहीं नहीं गया। घर में सबसे छोटे हो ना यार, ये मौजे है घर में छोटे होने की। ठीक है हाँ भी प्रोमैक्स तुम्हें क्यों नहीं मिली थी? यार किसी काम के नहीं हो यानी, क्यों ऐसी हरकतें करते हो? हैं दोस्त प्रोमैक्स वाले भाई? चलें जी, कोई सवाल किसी का? जी मेरे भाई। यार इसको लगता है बड़े पैसे इकट्ठे हो गए, ये ना चुप नहीं कर रहा। हो ही नहीं सकता, वाकई में नहीं, झूठ बोलता है यार, ऐसे ऐसे तो मैं किया था। ओके जी, एक छोटा सा सवाल लिखिए जो कि आपने घर से करके आना है प्रैक्टिस के तौर पे टेबुलर मेथड का। तू क्यों बाजार हो रहा है जी? लिखे जी, अ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, अ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट the process has the nature of learning effect. The process has the nature of learning effect at 90%. The process has the nature of learning effect at 90%. सवाल हो जाएगा? क्यों? टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट चाहिए, बिल्कुल लिखें जी आगे। द प्रोसेस हैज द नेचर ऑफ लर्निंग इफेक्ट एट 90%, 90। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट, लेबर आवर्स required to produce first unit is 20 labor hours, 20 labor hours। required पे लिखिए prepare a learning curve table, prepare a learning curve table for 64 units, prepare a learning curve table for 64 units using tabular method, using tabular method। यार 2 मिनट लगेंगे, अभी कर दें, 2 मिनट लगेंगे यार, मेहरबानी करें, अभी इस किस्से को मुकाएं, जरूर कल पे लेके जानी है बात।
ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको मिटा दूं? ओके। वक्त 90% कम होता रहेगा ना, हर अगला यूनिट एवरेज 90% वक्त कम करेगा। जी अच्छा 10% करेगा। अच्छा पूछ रहा था, वैसे मुझे नहीं पता। जी हो गया। ओके करें बोर्ड पे फिर। रेंज 64 है तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा बना लेते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे ही बनेगा। आउटपुट डबल होगी, ये तो हमने पहले अजम्पशन ले ली थी। पहले यूनिट को बनाने में कितना वक्त है जी? 20। 90% लर्निंग रेट है, तो इसका मतलब है कि हर डबल होने के साथ साथ एवरेज टाइम पर यूनिट 10% कम होगा। यानी मैं 0.9 से अगर मल्टीप्लाई करता जाऊं सबको, मेरा काम होता रहेगा। तो 20 को 0.9 से मल्टीप्लाई करें 18, 18 को 0.9 से करें 16.2, 0.9 14.58, 0.9 13.122 जी 11.809। आगे चले 10.62। अब साथ में लिख नहीं रहा, मेरे ख्याल में आपको पता है कि हर आउटपुट डबल होने के साथ साथ पर यूनिट एवरेज टाइम 10% कम हो रहा है। लेकिन क्यूमुलेटिव तो जिंदगी आसान है, सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है। ये 20 कितना 36 बताइए 64.8 जी जी 209.92 जी जी ठीक है, बस पॉइंट्स ऊपर नीचे एक दो हो जाए तो खैर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इंक्रीमेंटल ये 20, ये 16 जी 28.8 51.84 93. जे जे 0.2। बात समझ आ गई? क्लियर होगी चीजें? ओके किसी का कोई सवाल इन कैलकुलेशन में? किसी का कोई सवाल?
एक छोटा सा होमवर्क लिखें, हाँ छोटा सा लिखें, 2 मिनट लगेंगे। लिखें जी टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट। आगे ना छोटे छोटे 3 कॉलम बना लें, 2-2 लाइनों के, ऐसे 3 सवाल दूंगा ना छोटे छोटे, ओके। हाँ तो 3 कॉलम बना लेना यार, ऐसे कर लें आगे, क्यों कर लें, 1 2 और 3, ठीक है, और यूं बीच में एक रो आ जाएगी, और नेक्स्ट लाइन में लिख दें लर्निंग रेट, ओके। ले जी, पहले पे आप लिखें जी 20 आवर्स ऐसे, और साल लर्निंग रेट आप लिख दें 60%। एक सवाल बन गया आपका, एक सवाल बन गया, और सबको आपने 64 तक लेके जाना है, सबको 64 तक लेके जाना है। दूसरे पे आप लिखें जी 50 और लर्निंग रेट लिखें आप 95%, ओके। और तीसरे पे आप लिखें जी 100 और लर्निंग रेट आप लिख दें जी 75%। ये आपके 3 सवाल बन गए, और सबको आपने 64 तक कैलकुलेट करना है। मैं चाह रहा हूं कल तक जब आप आए तो आपके रगों में घुस गया हो टेबुलर मेथड, ओके। कल इंशाल्लाह हम अलजेब्रिक मेथड जो है उसको शुरू करेंगे, लेकिन ये सवाल कल चेक होगा ऑनलाइन वालों, सॉरी फिजिकल वालों। कल जब तुम आओगे तुम ये लेक्चर यूट्यूब पर देख कर आओगे, वरना क्लास में ना आना। ओके, अल्लाह हाफिज।